पेरिस की सड़कों पर उस दिन कुछ अलग था। हवा में सिर्फ ठंड नहीं थी, गुस्सा भी था। भूख से सूखे चेहरों पर अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी हिम्मत थी। लोग एक दूसरे से फुसफुसाकर नहीं, खुलकर बोलने लगे थे। अब बहुत हो गया। हर गली गूंज रहा था। राजा लुई 16वां वर्साई के अपने आलीशान महल में बैठा था। सोने से जड़े कमरों में मोमबत्तियां जल रही थीं, लेकिन उसे पता था कि बाहर अंधेरा गहराता जा रहा है। खिड़की से दिखने वाला फ्रांस अब वही नहीं था जिसे उसके पूर्वजों ने तलवार और ताज के दम पर चलाया था। जनता के मन में राजा का डर टूट चुका था, और जब डर टूटता है तो इतिहास करवट लेता है। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस जागा तो सीधे युद्ध में। लोग हथियार ढूंढ रहे थे, कोई पुरानी बंदूक, कोई तलवार, कोई सिर्फ लोहे की छड़। भीड़ का रुख एक ही दिशा में था, बास्तील की ओर। वो किला जिसकी दीवारों में न जाने कितनी चीखें कैद थीं, आज पहली बार डर रहा था। किले के अंदर बैठे सैनिकों को लगा था कि ये भीड़ कुछ घंटों में तितर-बितर हो जाएगी, लेकिन वे ये भूल गए थे कि भूखी जनता को रोकने के लिए सिर्फ बंदूक काफी नहीं होती। जब बास्तील का दरवाजा टूटा तो पत्थर नहीं गिरे, राजा की निरंकुश सत्ता गिरी। किले के कमांडर का सिर भाले पर चढ़ाया गया और सड़कों पर घुमाया गया। ये दृश्य डरावना था, लेकिन इससे भी डरावनी थी वो सच्चाई जो अब साफ हो चुकी थी। फ्रांस में अब जनता खुद को रोकने वाली नहीं थी। इस आग की लपटें गांव-गांव फैल गईं। किसान जो कल तक सिर झुकाकर जमींदारों के खेतों में काम करते थे, आज उन्हीं जमींदारों के कागज आग में झोंक रहे थे। सदियों से चले आ रहे कर, बेगार और अपमान अब राख बन रहे थे। रातों रात महलों के दरवाजे बंद होने लगे और सामंत वर्ग भागने लगा। जिसे कल तक भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था, वो आज अपनी जान बचाने के लिए घोड़े दौड़ा रहा था। पेरिस में नेशनल असेंबली के भीतर भी तूफान था। लंबे बहसों के बाद एक रात ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। घोषणा हुई कि अब कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, उन पादरियों के लिए न सामंतों के लिए। सब बराबर होंगे। ये शब्द बराबरी उस रात इतना भारी था कि उसने सैकड़ों साल पुरानी व्यवस्था को कुचल दिया। कुछ ही दिनों बाद एक नया दस्तावेज सामने आया। उसमें लिखा था कि हर इंसान स्वतंत्र पैदा होता है, हर नागरिक को बोलने का हक है, कानून सबके लिए एक सा होगा। ये सिर्फ कागज नहीं था, ये उन लोगों की चीख थी जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई थी। फ्रांस अब सिर्फ एक देश नहीं रहा था, वो एक विचार बन चुका था। लेकिन भूख अभी भी वहीं थी, रोटी अब भी महंगी थी। और जब भूख और विचार मिलते हैं तो क्रांति और तेज हो जाती है। एक सुबह हजारों महिलाएं, जिनकी आंखों में आंसू और हाथों में डंडे थे, वर्साई की ओर चल पड़ीं। रास्ते भर उनका नारा गूंजता रहा, हमें रोटी चाहिए। जब वे महल पहुंची तो पहली बार राजा ने जनता को इतने पास से देखा। डर उसके चेहरे पर साफ था। मजबूर होकर उसे पेरिस आना पड़ा, वहीं जहां जनता उसे हर पल देख सकती थी। समय बीतता गया, लेकिन भरोसा लौटकर नहीं आया। 1791 की एक रात राजा ने भागने की कोशिश की। वो देश छोड़ना चाहता था, शायद अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने के लिए, लेकिन जनता की नजर तेज थी। राजा पकड़ा गया। उस पल फ्रांस ने समझ लिया कि अब ये आदमी उनका राजा नहीं रहा। पेरिस की गलियों में अब नए नाम गूंजने लगे, जैकोबिन, रोबेस्पियर। ये लोग आधे अधूरे बदलाव से संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे पूरी बराबरी, चाहे उसकी कीमत खून क्यों न हो। 1792 में फ्रांस ने खुद को गणराज्य घोषित कर दिया। ताज उतार दिया गया, राजशाही खत्म कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था, राजा का क्या होगा। जनवरी 1793 की ठंडी सुबह। भीड़ जमा थी। बीच में खड़ी थी गिलोटिन। लुई 16वां शांत था, शायद उसे समझ आ चुका था कि इतिहास उससे आगे निकल चुका है। जब ब्लेड गिरा तो सिर्फ एक राजा का सिर नहीं कटा, एक युग समाप्त हो गया। इसके बाद आया वो दौर जिसे इतिहास ने आतंक का शासन कहा। शक के नाम पर क्रांति के दुश्मन कहकर हजारों लोगों को फांसी दी गई। गिलोटिन रोज चलती थी। आज जो नायक था, कल वही गद्दार बन जाता था। खुद रोबेस्पियर, जो बराबरी का सपना लेकर चला था, उसी मशीन के नीचे आ गया। क्रांति ने अपने ही बच्चों को निगल लिया। अंत में फ्रांस थक चुका था, खून से, लड़ाई से, अराजकता से। लेकिन जो बदला था वो कभी वापस नहीं गया।
अब लोग जानते थे कि राजा भगवान नहीं होता, सत्ता सवालों से डरती है और जनता अगर जाग जाए तो इतिहास लिख सकती है। फ्रांस की क्रांति खत्म हो गई, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया में फैल गया। आज़ादी, समानता और भाईचारे के शब्द किताबों में नहीं, इंसानों के दिलों में बस गए। राजा के सिर के गिरते ही पेरिस की हवा बदल गई थी। लोग चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे, लेकिन उसी भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनकी आंखों में खुशी नहीं, डर था। उन्हें लग रहा था कि आज राजा मरा है, कल शायद कोई और। क्योंकि जब कानून की जगह भीड़ ले लेती है तो अगला शिकार कौन होगा, ये कोई नहीं जानता। रोबेस्पियर अब फ्रांस का सबसे ताकतवर आदमी बन चुका था। उसका चेहरा शांत रहता, आवाज धीमी होती, लेकिन उसके शब्द गिलोटिन से भी ज्यादा तेज थे। वो कहता था कि क्रांति को बचाने के लिए सख्ती जरूरी है। जो भी बराबरी के खिलाफ है, जो भी गणराज्य पर शक करता है, वो देशद्रोही है, और देशद्रोह की सजा सिर्फ एक मौत। हर सुबह पेरिस की गलियों में लकड़ी की गाड़ी चलती। उस पर बैठे लोग कभी रोते थे, कभी चुप रहते थे। कुछ लोग आखिरी पल तक यही सोचते थे कि शायद कोई गलती हो गई है, शायद वे निर्दोष हैं। लेकिन उस दौर में निर्दोष होना कोई सुरक्षा नहीं था, शक ही अपराध बन चुका था। क्रांति के नाम पर अदालतें बनी, लेकिन वहां न्याय कम और जल्दबाजी ज्यादा थी। फैसला घंटों में नहीं, मिनटों में होता। भीड़ को खून देखने की आदत पड़ चुकी थी। गिलोटिन अब डरावनी नहीं लगती थी, वो रोजमर्रा की चीज बन गई थी, जैसे बाजार या चर्च। मैरी एंटोनेट को भी उसी रास्ते से ले जाया गया। वो रानी जिसने कभी हीरे जवाहरात पहने थे, आज साधारण कपड़ों में थी। उसके बाल काट दिए गए थे, चेहरा थका हुआ था। जब गिलोटिन का ब्लेड गिरा तो फ्रांस की जनता ने सिर्फ एक रानी को नहीं मारा, उन्होंने राजशाही की आखिरी याद भी मिटा दी। लेकिन खून की ये नदी रुकने वाली नहीं थी। अब क्रांतिकारी ही क्रांतिकारियों को मार रहे थे। जो कल रोबेस्पियर के साथ थे, आज उसके दुश्मन बन रहे थे। लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि डर अब राजा से नहीं, बल्कि सरकार से है। और यही वो पल था जब क्रांति अपनी दिशा खोने लगी। एक सुबह वही रोबेस्पियर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके चेहरे पर वही डर था जो कभी उसने दूसरों की आंखों में देखा था। उसे भी बिना ज्यादा सुनवाई के गिलोटिन तक ले जाया गया। जब उसका सिर गिरा तो आतंक के शासन का अंत हो गया, लेकिन पीछे रह गया एक थका हुआ, घायल फ्रांस। लोग अब शांति चाहते थे। उन्हें न राजा चाहिए था, न रोज की फांसी। इसी चाहत से एक नई व्यवस्था आई, डायरेक्टरी। 5 लोग मिलकर देश चलाने लगे। लेकिन भ्रष्टाचार, अस्थिरता और आपसी लड़ाई ने इसे भी कमजोर बना दिया। क्रांति ने ताज तो तोड़ दिया था, लेकिन स्थिर शासन अभी भी दूर था। और तभी इतिहास के मंच पर एक नया नाम उभरा, नेपोलियन बोनापार्ट। एक साधारण परिवार से निकला सेनापति, जिसकी आंखों में महत्वाकांक्षा थी और दिमाग में रणनीति। उसने युद्धों में जीत हासिल की, जनता का भरोसा जीता और आखिरकार सत्ता अपने हाथ में ले ली। फ्रांस ने एक बार फिर एक ताकतवर शासक पा लिया। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो राजा नहीं कहलाता था। फ्रांस की क्रांति यहीं खत्म नहीं हुई। वो किताबों से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। यूरोप के राजाओं को डर लगने लगा। उन्हें समझ आ गया कि अगर जनता जाग गई तो ताज किसी भी सिर पर टिक नहीं सकता। आज़ादी, समानता और भाईचारे के नारे सीमाओं से बाहर निकल गए। फ्रांस की गलियों में बहा खून बेकार नहीं गया। उसने इंसानों को ये सिखाया कि सत्ता सवालों से डरती है, कि अधिकार मांगे नहीं लिए जाते हैं, और कि इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं होता, वो भूखी, गुस्साई और साहसी जनता का भी होता है। नेपोलियन के उभरने के साथ ही लोगों को पहली बार लगा कि शायद अब फ्रांस को सांस लेने का मौका मिलेगा। युद्धों से थका हुआ देश एक मजबूत हाथ चाहता था, और नेपोलियन ने वही हाथ बढ़ाया। उसने खुद को क्रांति का रक्षक बताया, लेकिन असल में वो क्रांति से भी बड़ा बनना चाहता था। उसने कहा कि वो अराजकता खत्म करेगा, कानून लाएगा और फ्रांस को फिर से महान बनाएगा। धीरे धीरे उसने सत्ता अपने हाथों में समेट ली। संसद कमजोर होती गई, सेनाएं मजबूत। जनता ने ज्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें याद था कि जब सत्ता बिखरी हुई थी तब सड़कों पर रोज मौत नाचती थी। शांति, चाहे किसी भी कीमत पर मिले, अब उन्हें मंजूर थी। यही वो पल था जब फ्रांस ने समझौता किया, आज़ादी के कुछ हिस्से छोड़कर स्थिरता चुन ली। नेपोलियन ने कानून बनाए, जिन्हें बाद में नेपोलियन कोड कहा गया। इन कानूनों ने बराबरी को कागज से निकालकर जिंदगी में उतारने की कोशिश की।
जन्म से कोई बड़ा नहीं, कानून की नज़र में सब समान, यह विचार अब सिर्फ नारा नहीं रहा था, लेकिन साथ ही सत्ता फिर से एक आदमी के हाथ में सिमट गई। फर्क बस इतना था कि अब ताज की जगह वर्दी थी। यूरोप के बाकी देशों ने ये सब देखा और डर गए। उन्हें लगा कि फ्रांस की आग उनकी सीमाओं तक पहुंच सकती है। युद्ध शुरू हुए, एक के बाद एक। फ्रांस की सेना दूर दूर तक गई, जीत भी मिली, हार भी। लेकिन जहां जहां फ्रांसीसी सैनिक पहुंचे, वहां वे सिर्फ तलवार नहीं ले गए, वे अपने साथ एक सवाल भी ले गए, क्या राजा जरूरी है? इसी सवाल ने दुनिया को बदलना शुरू किया। फ्रांस की क्रांति अब सिर्फ फ्रांस की नहीं रही थी, वो लोगों के दिमाग में घर कर चुकी थी। कहीं धीरे, कहीं तेज, लेकिन हर जगह वही सोच, बराबरी, अधिकार और आज़ादी। फ्रांस के भीतर आम आदमी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। किसान अब खुद को सिर्फ किसी जमींदार का नौकर नहीं मानता था, वो नागरिक था। शब्द बदल गया था, और शब्द बदलते ही सोच बदल जाती है। लोग कानून पर सवाल करने लगे, सरकार से उम्मीद करने लगे। डर की जगह उम्मीद ने लेनी शुरू की, भले ही वो उम्मीद अधूरी थी। लेकिन क्रांति ने घाव भी दिए थे। बहुत से परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपने बेटे, भाई या पिता को गिलोटिन पर खोया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब खुशी नहीं, यादें थीं, कड़वी यादें। क्रांति ने उन्हें हक तो दिया, लेकिन चैन नहीं। इतिहास अक्सर ऐसा ही होता है, वो सबको बराबर नहीं खुशी देता। समय बीतता गया, नेपोलियन भी गिरा, सत्ता बदली, सरकारें आई गईं, लेकिन एक चीज हमेशा के लिए बदल चुकी थी, राजा अब भगवान नहीं रहा था। अगर कोई शासक गलत करेगा तो जनता सवाल करेगी। यह विचार फ्रांस की सबसे बड़ी विरासत बन गया। फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को ये सिखाया कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, और वो साफ भी नहीं होता। उसमें खून होता है, गलतियां होती हैं, और कभी कभी वही लोग कुचले जाते हैं जो बदलाव लाने निकले थे। लेकिन फिर भी इंसान पीछे नहीं लौटता। एक बार जो सवाल उठ गया, वो कभी चुप नहीं होता। आज जब कोई नागरिक अपने अधिकार की बात करता है, जब कोई सरकार जवाबदेह होती है,